बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोड एनालिसिस, हम लास्ट लेक्चर में नोड एनालिसिस को कम्प्लीटली देख चुके हैं कि नोड एनालिसिस जो है वो हमने किस तरह इसका एनालिसिस करना है, नोड एनालिसिस होता क्या है, इसके कौन कौन से स्टेप हैं। मैंने 5 स्टेप्स बताए हुए हैं जिनको फॉलो करते हुए आप नोड एनालिसिस को इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो उसमें हमने एग्जांपल भी की थी नोड एनालिसिस की ना, एग्जांपल स्टेप्स के साथ। तो मज़ीद कुछ एक एग्जांपल हैं, एक दो एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर करूँगा ताकि हम, और यहाँ पर एक तो एग्जांपल करेंगे, दूसरा हम 2 मेथड देखेंगे जहाँ पर हम क्वेश्चंस जब हम ड्राइव कर लेते हैं तो उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो 2 डिफरेंट मेथड हैं, तो उनको भी हम एलेबोरेट करेंगे, तो जिस मेथड से आपको ईजी रहे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर गिवन एग्जांपल है उसमें आप देखें कि ये हमारे पास सर्किट है जिसमें 2 करंट सोर्स है, ठीक है, और ये 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। अब इसमें जो हमने सबसे पहले करना होता है, जो हमारा पहला स्टेप होता है कि हमने नोड को आइडेंटिफाई करना होता है। नोड्स को आइडेंटिफाई करके उनको नेम्स गिवन देना होता है। दूसरा स्टेप ये होता है। तो बहुत इजीली अगर आप लास्ट लेक्चर को लिसन करके उसकी प्रैक्टिस कर भी चुके होंगे तो बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ़र्स्ट इसकी नोड हमारे पास ये है जिसको मैंने आइडेंटिफाई भी किया हुआ है। तो हमारी फ़र्स्ट नोड क्या है, 1। और क्योंकि आप देखेंगे ये 3 डिफरेंट एलिमेंट्स आके एक पॉइंट पे कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो नोड वही होती है जहाँ पर 2 और मोर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड एट, जहाँ पर कनेक्ट होते हैं। तो एक नोड ये हो गई। दूसरा, ये कॉमन नोड्स हैं, आप देखें कि इन सब की ये कॉमन नोड्स हैं, इन सब को। दूसरी ये नोड हो गई जहाँ पर ये एलिमेंट हो रहे। तीसरा अपर से ये चौथा ये एलिमेंट आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये दूसरी नोड हो गई। कॉमन नोड्स हैं इन सब की, ये 4 एलिमेंट्स की एक कॉमन नोड है। सिमिलरली ये तीसरी कॉमन जो हमारी नोड है ये ग्राउंडेड है, सबकी कॉमन नोड ग्राउंडेड नोड है। तो ये हमने 3 नोड्स हैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है कि कौन कौन सी नोड है, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम है, चाहे आप इसको 1 कहें या इसको 1 कहें, कोई इशू नहीं है। सिमिलरली ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, चाहे इसको 2 कहें या इसको कहें, ये सेम है, ठीक है। जो सर्किट होता है इसको ओपन या इसको विजुलाइजेशन अच्छी करने के लिए इसमें वायर्स को एक्सटेंशन दी जाती है, वरना आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले हमने नोड आइडेंटिफाइज कर ली। नोड आइडेंटिफाई करने के बाद अब आपने करना ये है कि इसके अंदर सबसे पहली नोड के ऊपर आपने वोल्टेज फाइंड करना है, यानी वहाँ पर आपने KCL अप्लाई करना होता है सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर उसमें जो तीसरा स्टेप मैंने बताया था उसमें मैंने ये बताया था कि आपने सबसे ईजीएस्ट नोड को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ईजीएस्ट नोड सच एज नहीं है। आप इस नोड पे भी देखें तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये ईजीएस्ट नहीं बनती, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। आपको इन दोनों नोड्स के ऊपर अलग अलग KCL अप्लाई करना पड़ेगा आपने, अगर इसका वोल्टेज, इन नोड्स का वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो अलग अलग KCL अप्लाई करके तब ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ईजीएस्ट नोड वाली इसमें जो स्टेप है वो हमारा क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो फाइंड आउट ही नहीं हो सकती। ऐड नोड 1 जब अप्लाई करेंगे KCL, आप देखेंगे यहाँ पर नोड 1 है, आप इसको वोल्टेज 1 का नाम दे दें, ठीक है, और इसको वोल्टेज 2 का नाम दे दें। ये V1 है और ये V2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें नोड वोल्टेज फाइंड आउट करने में आसानी रहेगी। KCL जब इस पॉइंट पे अप्लाई करते हैं उससे पहले आपने ये देखना होता है कि इस नोड पर, इस पॉइंट पर कितने करंट जो है ना एंटर हो रहे हैं और कितने लीव हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने सबसे पहले नोट करनी होती हैं। अब आप इजीली डायरेक्शन से देख सकते हैं। आप देखें ये करंट जो है ना इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसका मतलब है ये इस नोड में क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। सिमिलरली ये जो करंट है इस नोड का किस तरफ की, फुल रेजिस्टेंस की तरफ फ्लो होगा, तो इसका मतलब है ये करंट का पाथ क्या है, आउटवर्ड की तरफ है, तो ये लीव कर रहा है इस नोड को, ठीक है। और ये ग्राउंड की तरफ फ्लो करेगा, करंट रेजिस्टेंस की तरफ करेगा, तो ये ग्राउंड करंट भी क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो जो एरो आपके आउटवर्ड की तरफ है, यानी आपकी नोड से, उसको हम कहेंगे कि वो करंट को लीव कर रहे हैं, और जो इनकी तरफ आ रहे हैं नोड की तरफ, उसको हम कहेंगे वो इंटर हो रहे हैं नोड के अंदर वो। तो अब ये तो 3 करंट, इसके अलावा कोई करंट नहीं है, तो हमने ये 3 करंट आइडेंटिफाई कर ली। ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा करंट लीव कर रहा है, कौन सा करंट इंटर हो रहा है, ठीक है। ऐड नोड 1
अब इनकी हेल्प से हम अपना KCL ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। ये आइडेंटिफाई करने का पर्पज़ यही होता है कि हम KCL अप्लाई करने के लिए करंट्स की आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जब आपने ये अप्लाई कर लिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपने अप्लाई करना है KCL अप्लाई किया V1। यहाँ पर देखें इस रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो के है तो कितना है, एक तो वोल्टेज इस पॉइंट के ऊपर ये है V1 है, दूसरा इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज है वो है 0। तो इस रेजिस्टर्स के अक्रॉस अगर आप चाहते हैं कि आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहें तो आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा, कोई एक करंट नहीं, V1 माइनस 0। ठीक है, अगर लेकिन हम तो KCL अप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, V/R फार्मूला ओम्स लॉ के मुताबिक V1 माइनस 0 वोल्ट बटा में क्या आएगा, इसके रेजिस्टेंस आएगी जो कि 2 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये इसके अक्रॉस जो करंट पास कर रहा है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, V/R क्या ओम्स लॉ के मुताबिक क्या होता है, करंट होता है। ये नेगेटिव साइन मैं आपको बताता हूँ अभी। उसके बाद ये करंट जो हो रहा है ये वाला इस करंट को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, ये हमारे पास V1 है इस पॉइंट पे, ठीक है, और इस पॉइंट पे कितना है, V2 है। ठीक है, और इसके बटा में रेजिस्टेंस क्या आएगी, 4 ओम। तो V1 माइनस V2 बटा में क्या आएगा, 4। तो ये V/R के मुताबिक ये करंट बन जाएगा, ये वाला जो करंट इस तरफ पास कर रहा है। ठीक है, तो हम इस करंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, V1 माइनस V2 बटा 4 ओम, तो ये वाला करंट आ जाएगा। सिमिलरली इसको, ये तो करंट वैसे का वैसे ही आपको तो करंट है, इसको फाइंड आउट करने के लिए 5 एम्पेयर है तो आपने 5 का 5 लिख देना। अब जो करंट इंटर हो रहे हैं आप उसको पॉजिटिव ले लें और जो लीव कर रहे हैं उनको नेगेटिव ले लें, सिंपल। लेकिन अगर आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं, जो करंट लीव कर रहे हैं उनको पॉजिटिव ले रहे हैं, जो इंटर कर रहे हैं उसको नेगेटिव ले लें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये जो चीज़ आप एक क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो जितनी भी एक सर्किट के अंदर नोड है उन सब के अंदर वही तरीका ही अप्लाई करना है। ठीक है, ये नहीं कि एक में इंटर्स जो करंट हो रहे हैं उनको पॉजिटिव ले लें, दूसरी में इंटर को नेगेटिव ले लें, ऐसा नहीं करना। आपने अगर एक दफ़ा इंटर को पॉजिटिव लिया तो हर नोड के अंदर आपने वही चीज़ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। तो हमारे पास ये वाला करंट इंटर हो रहा है और मैंने सिर्फ इसको ही पॉजिटिव लिया यहाँ पर, तो मैंने इसको पॉजिटिव 5 वोल्ट लिखा, बाकी ये दोनों लीव कर रहे हैं तो इन दोनों के साथ क्या लिखा, नेगेटिव लिखा। अब आगे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यूज़ को आप इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, V1/2 आ जाएगा, 0 ख़त्म हो जाएगा, V1/4 माइनस V2 और 4 को अलग कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने इसका इक्वेशन को इक्वल करने के लिए, इसके बटा को ख़त्म करने के लिए वैल्यूज़ को, तो आप क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, ये 20 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2V1 आ जाएगा और ये 4 कट के बाकी V1 माइनस V2 आ जाएगा। ठीक है, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 3V1 माइनस V2 और 20। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हमारी नोड 1 पे जो क्वेश्चन बन रही है वो आ गई। सिमिलरली जब आप देखेंगे नोड 2 पर देखें, वही आपने तरीका अप्लाई करना है कि देखना है कि कौन से करंट इंटर हो रहे हैं और कौन से करंट लीव कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप ये देखेंगे कौन से करंट इंटर हो रहे हैं कौन से लीव करेंगे तो बहुत इजीली आप KCL अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर अप्लाई आपने KCL ही करना है। ठीक है, तो KCL मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अप्लाई KCL। ठीक है, अब ये करंट लीव कर रहा है, आप यहाँ से बहुत इजीली देख सकते हैं, और ये करंट इंटर हो रहा है, ये करंट भी इसकी डायरेक्शन भी इंटर की तरफ है, और ये करंट क्या कर रहा है, क्योंकि रेजिस्टर्स की तरफ फ्लो करेगा तो ये भी लीव कर रहा है, इस रेजिस्टर का कलम लीव कर रहा है और ये करंट लीव कर रहा है, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो 2 करंट लीव कर रहे हैं और 2 करंट हमारे पास इंटर हो रहे हैं, तो आप इंटर वालों को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने ऑपोजिट कर दिया, तो आप इसको ठीक कर लें। ठीक है, तो अब आपने 2 जो इंटर वाले हैं, ये 10 एम्पेयर इंटर हो रहा है तो मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया। इसी तरह ये जो करंट है ये इंटर हो रहा है V1 माइनस V2 बटा 4 ओम, तो ये भी इंटर हो रहा है तो इसको भी मैंने क्या लिया, पॉजिटिव लिया। और करंट किस तरह लिया, V1 माइनस V2 ओवर 4 ओम। याद रखिएगा कि जब रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट लिया जाता है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस लिया जाता है, V1 माइनस V2 ओवर 4 ओम। ठीक है, वो जो करंट लीव कर रहा था -5 एम्पेयर उसको माइनस लिखा। इसी तरह V2 जो है यहाँ पर ये जो पॉइंट है
ये करंट भी लीव कर रहा है, तो V2 माइनस 0/6 ओम, ठीक है। ये हमारे पास करंट आ गया, जितने करंट लीव कर रहे थे, इंटर कर रहे थे। तो जो नेगेटिव वैल्यू है इक्वल की आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इन दोनों को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आएँ तो ये पॉजिटिव हो गए, V2/6 + 5 वोल्ट, और ये वैसे के वैसे V1 माइनस V2/4 + 10 एम्पेयर आ जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मज़ीद जो सॉल्व करना है वो सिंपल यही करना है कि आपने इसके इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। और उसके लिए ये है कि आपने इन बटा को, इसकी वैल्यूज़ जो हैं इनको ख़त्म करना होता है। तो आप पहले यहाँ पर जो आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं कि 4 और 6 का एलसीएम ले लें, दोनों को इकट्ठा सॉल्व कर लें, वरना आप दूसरा ये कर सकते हैं कि पहले इसके बटा को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो V2 बच जाएगा 6, 6 5 30 हो जाएगा। यहाँ पर 6V1 6V2 - 4 का 4 + 60 आ जाएगा। अब 4 को ख़त्म करना है, 4 से मल्टीप्लाई करने, 4V2 120 आ जाएगा, और ये वैसे का वैसे 4 कट जाएगा, वो 240 आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशंस आपके पास आ गई। उसके बाद आपके पास जब आप सॉल्व करेंगे इनको, V1 और V2 को इकट्ठा करेंगे तो 10V2 बनेगा, -6V बनेगा, V1 बनेगा, और 120। यानी जब आप इन दोनों को इकट्ठा प्लस माइनस 120 में से 240 गया, 120 बचेगा, 6V1 और 4 ये माइनस का हो जाएगा इधर आके, -6V2 और इधर आके प्लस हो जाएगा 10V2। इनमें से अगर आप 2 कॉमन लें तो ये बच जाता है 5V2, यहाँ पर 3V1 बच जाएगा, और यहाँ पर 60 बच जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2 बच जाएगी आपके पास। नोट पर जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास वो ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। बहुत इजी है, बस आपने स्टेप फॉलो करना है, KCL अप्लाई करना होता है। उसके बाद इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए आपने ये इक्वेशंस ड्राइव कर लेनी होती है। अब 2 इक्वेशंस ड्राइव होगी। अब यहाँ पर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, क्योंकि इक्वेशन जब आपके पास लाजिमी नहीं है कि 2 नोड हों, हो सकता है कि 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो 2 से ज़्यादा होने के लिए आप ज़रूरी है कि आपके पास कोई और मेथड भी हो जो आपको मोर इजी कर सकते हैं इस मेथड को। समटाइम्स ये जो मेथड्स होते हैं आपने फिर क्वेश्चंस जो है ना सॉफ्टवेयर्स में सॉल्व करने होते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम होते हैं वो एक स्पेसिफिक वे से बनाई जाती हैं, उनका प्रोग्राम एक खासी स्पेसिफिक वे से किया जाता है, उनके कुछ रूल्स डिफाइंड होते हैं। तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको थ्योरेटिकली भी वो मेथड पता होंगे, तो आप अपनी सॉफ्टवेयर में वो मेथड्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहला मेथड जो है, ठीक है, 5V2 - 3V2, 2 क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, पहले मेथड में वो सिंपल जो हमने पहले भी किया हुआ कि आप ऐड कर दें, पहले बैलेंस करें, अगर बैलेंस नहीं है तो उन दोनों को ऐड कर लें, ऐड करके प्लस माइनस करके आप एक वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को जब हमने ऐड किया, ठीक है, जब ऐड करेंगे तो 3V1 है, वहाँ पर -V2 है = 20 है। यहाँ पर क्या है, -3V1 है, V1 के फिर नीचे V1 आ जाएगा, और +5V2 है = 60 है। तो ये आपस में कट जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा, प्लस का है ये माइनस का है, तो 4V2 = 80 आ जाएगा। यहाँ से V2 = आप 20 फाइंड आउट। अब हमारे पास V2 आ गया, यानी नोड 2 पर जो वोल्टेज है वो कितना है, 20 है, 20 वोल्ट आएगा, ठीक है, 20 वोल्ट आ जाएगा। सिमिलरली अब आपने नोड V1 भी फाइंड करना है, तो उन दोनों क्वेश्चन में किसी एक क्वेश्चन में आप V2 को पुट कर दें। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया, 3V1 - V2 की जगह 20 आ जाएगा। तो जब आप ये पुट करेंगे तो आपके पास V1 भी आ जाएगा जो कि 13.33 वोल्ट हो जाएगा। तो V1 भी आ गया और V2 भी आ गया। अब आप करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं पूरे सर्किट में किसी भी वैल्यू पर, लेकिन वो आप इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरी मेन चीज़ है वो है मेथड नंबर 2, जिसको आप क्रैमर रूल्स भी कहते हैं। यानी हम यहाँ पर एक क्रैमर रूल यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्रैमर रूल में होता क्या है, बेसिकली आप क्वेश्चंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखकर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और मैटलैब जो है ना वो क्वेश्चंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में, मैटलैब का सॉफ्टवेयर है जो कि ज़्यादातर आपके पास जो उसके पास अंदर क्वेश्चन सॉल्व होती हैं, जो डिफरेंट मेथड्स हैं उसके, वो मैट्रिक्स बेस हैं। तो आपको वहाँ पर क्रैमर रूल का मेथड अगर समझ नहीं आएगा तो आप मैटलैब को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो वैसे ही इसको इम्प्लीमेंट करना नॉर्मली जब ये क्वेश्चंस बढ़ती जाएंगी तो ये मेथड कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं, तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर यूज़ करना हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। तो उससे पहले हमें ये समझना भी ज़रूरी है। तो क्रैमर रूल एक ऐसा मेथड है जिससे हम मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस को बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमने दोनों क्वेश्चंस लिख ली,
उन दोनों क्वेश्चंस में V1 का वेरिएबल है तो पहले उसको लिखें 3, V2 है तो -1 है, इसके साथ हमने -1 लिख दिया, फिर इसके साथ क्या है -3 है, इसके साथ क्या है 5 है। ये मैट्रिक्स इक्वेशन बन गई। मैट्रिक्स को लिखने का तरीका ये होता है कि आपको पता हो कि रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम होता है। आप जब इसको रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम करेंगे दोबारा ये क्वेश्चंस बनना शुरू कर देंगी। तो जब हम इन क्वेश्चंस को मैट्रिक्स की फॉर्म लिखेंगे तो इस मेथड से लिखेंगे कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करें रो को कॉलम से तो ये क्वेश्चन बननी चाहिए, ठीक है। तो इस मेथड से आपने लिखा। उसके लिए आसान ये है कि V1 है तो 3 -3 आ गया, इसके साथ -1 है, इसके साथ 5 है तो -1 5, V1 लिख दें, V2 लिख दें। तो अगर V3 है तो V3 नीचे लिख दें, एक क्वेश्चन और नीचे लिख दें, V4 है तो एक क्वेश्चन और नीचे लिख दें, ठीक है। और जो इक्वल की दूसरी साइड पे है विदाउट, याद रखें कि इक्वल की दूसरी साइड पे वही वेरिएबल वैल्यू लिखनी है जो विदाउट वेरिएबल हो। यहाँ पर इसके साथ ना V1 है ना V2 है ना कुछ है। अगर कोई वैल्यू नहीं होगी तो यहाँ 0 लिखेंगे आप, कुछ और कोई वेरिएबल नहीं लिखेंगे, ठीक है। V3 भी होगा तो वो इस साइड पे आएगा ना कि इस साइड पे। तो 20 और 60 जो है ना आपने जो है कांस्टेंट वैल्यू वो यहाँ पर लिख दी। अब इस मेथड में ये कोई मैट्रिक्स की फॉर्म में तो लिख लिया। उसके बाद आपने इसमें क्या करना है, इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना। और डिटर्मिनेंट हमेशा आपने इस मैट्रिक्स का फाइंड करना होता है जो V1 और V2 के साथ लिखा होता है, ना कि इसको इन्वॉल्व करना होता है। इसको इन्वॉल्व नहीं करना, डिटर्मिनेंट इसी का फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट के लिए क्वेश्चन आप मैट्रिक्स को स्ट्रेट शेप में लिखते हैं, उसके लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, 3 को उसके क्रॉस से मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, ठीक है। और इसी तरह इस यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -3 को -1, हमेशा ऐसे करना है, ठीक है। -3 को -1 के साथ। और जब आप इसको 3 5 15 आएगा, तो जब आपने दूसरे को मल्टीप्लाई करना उससे पहले एक अलग से माइनस लगाना है। ये माइनस हर एक में लाजमी आएगा, ठीक है। 15 माइनस आ जाएगा, 3 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 3 आ जाएगा। तो 15 - 3 क्या आ जाएगा 12। तो ये अब आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया है, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट हमने कोई फजूल नहीं इसको हमने फाइंड आउट किया, बल्कि हम इसको यूज़ करेंगे अपनी V1 और V2 को फाइंड आउट करने के लिए। ये क्रैमर रूल वही काम कर रहा है जो हमने यहाँ पर किया V1 और V2 को फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा मेथड डिफरेंट है। आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसके बाद आप V1 और V2 फाइंड करेंगे। अब V1 और V2 फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, अच्छा अब V1 हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आप आपने करना है V1 फाइंड। तो V1 के लिए आपने बहुत इजी है कि आपने क्या करना है, जो मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पर था V1 और V2 वेरिएबल वाला, उस मैट्रिक्स को यूज़ करना है आपने, ठीक है। उस मैट्रिक्स में अगर जब आप V1 कर रहे हैं तो इसका पहला कॉलम, ये देखें ना, ये पहला कॉलम जो है इसका, जो इसका पूरा का पूरा कॉलम वो क्या है, V1 है ना। पहले में भी ये V1 की वैल्यू, ये भी V1 की वैल्यू। तो जितना कॉलम है, जितनी चाहे क्वेश्चन है, इस फर्स्ट कॉलम को आपने हटा देना है। उसको इस पूरे कॉलम की जगह आपने क्या वैल्यू लिखनी है, ये वाली 20 60, इसके नीचे जितनी भी होंगी वो सारी, अगर ये 2 हैं तो ये भी 2 ही होंगी। ऐसा नहीं है कि ये 2 हो तो ये 3 नहीं होंगी। तो ये 20, ये 3 है, -3 है, तो इसकी जगह आपने क्या लिखना है, 20 और 60। तो इस फर्स्ट कॉलम की जगह आपने लिख दिया 20 और 60 लिख दिया। जब आप 20 और 60 लिखेंगे, लेकिन दूसरे कॉलम को आपने नहीं छेड़ना, वो -1 और 5 है तो वही का वही -1 और 5 ही आएगा, ठीक है, उसको नहीं छेड़ना। और बटा में आपने क्या लिखना है, वो जो डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट किया था, ठीक है। कॉलम, एक तो मैट्रिक्स में आपने फर्स्ट कॉलम को चेंज किया, दूसरा कॉलम चेंज नहीं करना। बटा में क्या लिखना है, वो डिटर्मिनेंट जो आपने फाइंड किया था वही को वही लिख देना है। अब इसी को वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट की तरह, 20 × 5 60 × -1। तो जब आप करेंगे इसको तो आपके पास ऊपर दरमियान में माइनस आएगा। याद रखें, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए दरमियान में माइनस आएगा। 100 + 60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 60। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास V1 आ जाएगा 13.33 वोल्ट, जो कि सेम है उस वोल्टेज के जो हम दूसरे मेथड से किया था, ठीक है। इसी तरह आप दूसरे के लिए V2 के लिए आपने क्या करना है, V2 दूसरा कॉलम होता है -1 और 5 वाला। तो अब इसको रिप्लेस करना है किसके साथ, 20 और 60 के साथ। 20 और 60 के साथ रिप्लेस कर दिया। उसको रिप्लेस करने के बाद उसी तरह डिटर्मिनेंट फाइंड करना है आपने। दरमियान में माइनस आएगा, लेकिन ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 60 180 + 60 बटा में 12। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20 वोल्ट।
V2 उधर भी पहले इक्वेशन जो मेथड से था वो भी 20 वोल्ट था और ये भी 20 वोल्ट है। तो ये दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन ज़्यादा लार्ज हैं, ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर क्रैमर रूल को प्रेफर किया जाता है कि ये सॉल्व करना मोर ईजी है देन उसके। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं।